आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक ज़रूर देखना। और आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। ये बात 2025 की है। मुरादाबाद के मैनाठेर थाने के इलाके के गांव नगलिया मशकूला में रामपाल रहते हैं। रामगंगा विहार सिविल लाइन स्थित RSD एकेडमी से उनकी बेटी किरण BTC कर रही थी। 20 मई को किरण घर से पढ़ाई के लिए निकली, लेकिन उसके बाद वापस ही नहीं लौटी। परिवार ने पहले तो खुद ही बहुत ढूंढा, रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन कोई पता नहीं चला। आखिरकार 31 मई को पिता रामपाल ने थाने में रिपोर्ट लिखाई। उन्होंने बताया कि जानकपुर गांव के रहने वाले कहर सिंह ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। किरण के गायब होने की खबर जब बिलारी सर्किल के CO राजेश कुमार तिवारी तक पहुंची, उस समय वो दूसरे थानों की चेकिंग पर थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके इलाके के ही नगलिया गांव की 29 साल की छात्रा किरण लापता है, तो उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी मुरादाबाद के SP कुंवर आकाश सिंह को दी। SP साहब भी फौरन थाने पहुंच गए। थाने पहुंचकर उन्होंने पहले किरण के बारे में पूरी डिटेल ली और फिर आरोपी की जानकारी निकालनी शुरू की। उसी समय CO राजेश तिवारी की अगुवाई में एक पुलिस टीम बनाई गई, जिसमें मैनाठेर के SHO किरणपाल सिंह को टीम का मुखिया बनाया गया। जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे खुलासा हुआ कि कहर सिंह, जो शादीशुदा था और बच्चे भी थे, उसी ने किरण से नजदीकियां बढ़ाई थी। पढ़ाई के दौरान ही दोनों की दोस्ती हुई थी और फिर वह उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। किरण के पिता की तहरीर में साफ लिखा गया था कि कहर सिंह उनकी बेटी को फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने उसी आधार पर उसकी तलाश शुरू की। सबसे पहले टीम ने नामजद आरोपी कहर सिंह के पैतृक घर पर दबिश दी, लेकिन वहां से पता चला कि वो तो लंबे समय से वहां रहता ही नहीं है। असल में वह मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र की मिलन विहार कॉलोनी में अपने बच्चों और परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहा था। जब पुलिस टीम कॉलोनी में पहुंची और मकान की तलाशी ली तो वहां ताला बंद मिला। पड़ोसियों से पता चला कि वह परिवार सहित घर छोड़कर भाग चुका है। किरण का कोई सुराग न मिलने पर पुलिस ने अपने मुखबिर भी सक्रिय कर दिए थे। करीब 3 हफ्ते बाद 13 जून 2025 को पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। उसी दिन कहर सिंह अपने गांव परिवार से मिलने आया हुआ था। तभी पुलिस ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया। मैनाठेर पुलिस आरोपी को थाने ले आई और तुरंत ही उसकी गिरफ्तारी की जानकारी SHO किरणपाल ने अपने बड़े अफसरों तक पहुंचा दी। खबर मिलते ही बिलारी के CO राजेश कुमार तिवारी और SP कुंवर आकाश सिंह भी थाने पहुंच गए। थाने में कहर सिंह से सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में वह टालमटोल करता रहा, खुद को बेगुनाह बताता रहा और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब उसे अंदाजा हुआ कि पुलिस उसके बारे में पहले ही काफी जानकारी निकाल चुकी है, तो उसका असली चेहरा सामने आ गया। सख्ती से पूछताछ होने पर आखिरकार कहर सिंह टूट गया। उसने स्वीकार किया कि अब किरण इस दुनिया में नहीं है। पहले वह टालमटोल करता रहा, कभी बीमारी का बहाना बनाता, कभी अस्पतालों में भटकने की कहानी सुनाता, लेकिन पुलिस को समझ आ गया कि वह झूठ बोल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने जब दबाव और बढ़ाया तो उसका चेहरा उतर गया। वह घबराने लगा और डर के मारे सच उगल दिया। उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा था। धीरे धीरे उसने कबूल किया कि किरण की मौत हो चुकी है और इसके पीछे वही जिम्मेदार है। पुलिस ने उससे कढ़ाई से हर एक बात उगलवाई। कैसे उसने यह सब किया, कहाँ किया और लाश कहाँ छुपाई। कहर सिंह से सच उगलवाने के बाद पुलिस की जांच और आगे बढ़ी। पूछताछ के दौरान उसके कई साथी भी सामने आ गए। पुलिस ने सबसे पहले कटघर के भैंसिया गांव में रहने वाले उसके मौसेरे भाई प्रमोद को पकड़ा। इसके बाद सोनकपुर के रहने वाले उसके साथी जगदीश को दबोचा गया। इसी कड़ी में पुलिस ने मंझोला क्षेत्र की प्रीत विहार कॉलोनी में मेडिकल स्टोर चलाने वाले विशेषपाल को भी गिरफ्तार कर लिया। विशेषपाल मूल रूप से संभल जिले के बनियाठेर थाना क्षेत्र के नगलिया बल्लू गांव का रहने वाला था। रात में जब पुलिस टीम आरोपी कहर सिंह को लेकर छजलैट थाना इलाके में पहुंची तो उसकी बताई जगह पर तलाशी ली गई। खुशहालपुर नन्हेड़ा और अलीहारपुर के बीच गगन नदी के पुल से थोड़ी दूर ढलान पर नीचे कपड़े और कंकाल जैसे अवशेष मिले। जैसे ही ये सामान बरामद हुआ, मौके पर पहुंची किरण की छोटी बहन और परिवार के लोगों ने कपड़ों को देखकर उसकी पहचान कर ली। बहन ने साफ कहा कि 20 मई को जब किरण घर से निकली थी तो उसने यही कपड़े पहने थे। आगे पूछताछ में कहर सिंह ने यह भी बताया कि वहीं मिला बालों का क्लेचर भी किरण का ही था। शिनाख्त की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने कंकालनुमा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कहर सिंह ने पुलिस को जो कहानी सुनाई वह 4 साल पहले से शुरू होती है। जिस गांव में किरण रहती थी वहीं पास के एक प्राइवेट स्कूल में कहर सिंह मास्टर था। उसी स्कूल में किरण भी पढ़ाने लगी।
धीरे धीरे दोनों की जान पहचान बढ़ी और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। इतना कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करने के वादे तक कर लिए। किरण का सपना था कि वह आगे पढ़े लिखे और टीचर की सरकारी नौकरी पाए। इसी सोच से वह मुरादाबाद जाकर बीटीसी की पढ़ाई करना चाहती थी। किरण का मन देखकर कहर सिंह ने भी बीटीसी करने की ठानी ताकि वह उसके साथ बना रहे। दोनों ने मुरादाबाद की रामगंगा विहार कॉलोनी में बने RSD एकेडमी में दाखिला लिया। वहाँ पढ़ाई करते करते उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं रहे बल्कि एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ीं और सहमति से उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे। किरण दिल की साफ थी, जो भी उसके मन में होता खुलकर कह देती। उसने कभी कुछ नहीं छिपाया, लेकिन कहर वैसा नहीं था। उसकी नजरें मोहब्बत से ज्यादा वासना भरी थी। यही वजह थी कि उसने अपनी सबसे बड़ी सच्चाई किरण से छुपा ली कि वह शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। किरण को जरा भी खबर नहीं थी कि कहर पहले से शादीशुदा है। जब भी उसका घर खाली मिलता, यानी पत्नी और बच्चे वहां नहीं होते, तो वो किरण को बुला लेता। लेकिन यह बात हमेशा छुपी नहीं रह सकी। एक दिन उसकी पत्नी को सब पता चल गया। फिर घर में रोज क्लेश होने लगा। कहर भी अपनी शादी बचाना चाहता था, किसी भी हाल में पत्नी को खोना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ किरण पूरे दिल से उससे प्यार करती थी। वो चाहती थी कि कहर उसके साथ शादी करे। इसी बात को लेकर वो बार बार उस पर प्रेशर डालने लगी। उधर किरण के घर वालों को भी किरण पर कुछ शक सा होने लगा, तो उन्होंने जल्दी जल्दी किरण का रिश्ता तय कर दिया। उसके पापा रामपाल ने शादी पक्की कर दी। तारीख भी निकल आई। अक्टूबर में उसकी शादी होनी थी। तभी से किरण और ज्यादा बेचैन रहने लगी। बेचैनी तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो बार बार कहर को कॉल करने लगी, लेकिन कहर उससे बचने लगा। एक तरफ किरण शादी के लिए प्रेशर बना रही थी और दूसरी तरफ अपनी बीवी बच्चों को लेकर कहर टेंशन में था। उसे लग रहा था जैसे वो दो औरतों के बीच बुरी तरह फंस गया है। मई के दूसरे हफ्ते में जब किरण के फोन लगातार आने लगे, तो कहर ने उसे 20 मई को अपने घर बुला लिया। उस दिन उसकी बीवी और बच्चे गांव गए हुए थे। घर खाली था। उसने किरण को कहा कि शादी और आगे की जिंदगी को लेकर प्लान करना है, लेकिन असलियत कुछ और थी। घर बुलाने के बाद उसने आवभगत की खाने पीने का इंतजाम किया और कोल्ड ड्रिंक में अबॉर्शन की दवा मिला दी। थोड़ी ही देर में किरण की तबीयत बिगड़ गई, ब्लीडिंग शुरू हो गई। कहर ने इलाज कराने का नाटक किया, अस्पताल भी ले गया, लेकिन जानबूझकर देर करता रहा और आखिर में किरण की मौत हो गई। अब सबसे बड़ा डर उसके सामने था, लाश का। उसने अपने 3 दोस्तों को बुलाया और फिर अपने साले तारेश को भी फोन किया। तारेश मुरादाबाद के डिडोली थाना इलाके के वाजिदपुर गांव का रहने वाला था। वो अपने भतीजे मनीष के साथ वैगनार गाड़ी लेकर पहुंचा। सभी ने मिलकर प्लान बनाया कि लाश को ऐसी जगह फेंक दो जहां जंगली जानवर खा जाएं, और फिर उसी वैगनार से किरण की लाश को छजलैट थाना क्षेत्र के नन्हेड़ा गांव गागन नदी के पास जंगल में फेंक दिया गया। कहर सिंह की निशानदेही पर पुलिस को 23 दिन बाद किरण की सड़ी गली लाश मिल गई। इसके बाद पुलिस ने कहर के साथ हेल्प करने वाले प्रमोद कुमार, जगदीश और विशेष पाल को भी अरेस्ट किया और उन्हें कोर्ट में पेश किया। वहां से सभी को जेल भेज दिया गया। और आज की दूसरी कहानी औरैया जिले की है। औरैया जिले के फफूंद थाना इलाके में एक गांव है, सियापुर हजियापुर। इसी गांव में हरिगोविंद सिंह यादव अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी कमला देवी, 3 बेटे आलोक, आशुतोष और संतोष और 2 बेटियां पारुल और प्रगति थे। पहले हरिगोविंद सिंह औरैया के दिव्यापुर कस्बे के संजय नगर मोहल्ले में रहते थे। बाद में उन्होंने गांव आकर बसना तय किया। वो प्राइवेट जॉब करते थे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखते थे। हरिगोविंद सिंह यादव के 3 बेटे पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने औरैया के तिलक कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और उसके बाद बाहर जाकर जॉब्स करने लगे। आशुतोष उज्जैन में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। 3 बेटे शादीशुदा थे और अपने अपने परिवार के साथ बाहर रहते थे। घर सिर्फ 30 त्योहार या शादी ब्याह में ही आते थे। हरिगोविंद सिंह की बेटियां पारुल और प्रगति भी पढ़ाई में तेज थीं। दोनों ने 8वीं क्लास तक की पढ़ाई आदर्श शिक्षा निकेतन दिव्यापुर से की। फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद उनकी मम्मी कमला देवी ने पढ़ाई बंद करवा दी और दोनों को घर के कामकाज में लगा दिया। पारुल अब 18 साल की हो गई थी, इसलिए हरिगोविंद सिंह को उसकी शादी की चिंता होने लगी थी। वे चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जहां अच्छी खासी संपत्ति हो और किसी चीज की कमी न हो। काफी तलाश और कोशिश करने के बाद उन्हें संदीप पसंद आ गया। संदीप के पापा सुमेर सिंह यादव मैनपुरी जिले की तहसील भोगांव के गांव नगला दीपा में रहते थे।
उनके परिवार में पत्नी सुमन देवी के अलावा 4 बेटे संदीप, अक्षय, दिलीप और सचिन और एक बेटी प्रियंका थी। अभी तक उनकी बेटियों की शादी नहीं हुई थी, इसलिए वे बड़े बेटे संदीप की शादी को लेकर काफी ईगर थे। सुमेर सिंह यादव एक करोड़पति और बहुत धनाढ्य व्यापारी थे। उनका हाइड्रा और क्रेन मशीन का बड़ा कारोबार था। उनके पास 10 हाइड्रा और 12 क्रेन मशीनें थी। उनका बड़ा बेटा संदीप अपने भाइयों के साथ ये जेसीबी और हाइड्रा जैसी मशीनें रेंट पर चलाता था। ज्यादातर मशीनें सेतु निगम के प्रोजेक्ट्स में लगी रहती थी। सुमेर सिंह यादव का एक मकान औरैया के दिबियापुर कस्बे में सेहुद मंदिर के पास था। संदीप यादव इसी मकान में अपने भाइयों के साथ रहकर अपना कारोबार चलाता था। उसने मकान के भूतल पर एसएस यादव क्रेन सर्विस के नाम से ऑफिस खोल रखा था। इसका व्यापार औरैया से लेकर लखनऊ तक फैला हुआ था। संदीप और उसके कारोबार को देखकर हरिगोविंद सिंह ने उसे अपनी बेटी पारुल के लिए पसंद कर लिया। फिर 9 फरवरी 2019 को पारुल की शादी संदीप के साथ धूमधाम से कर दी गई। पारुल दुल्हन बनकर ससुराल आई और आते ही घर के कामकाज को संभालने लगी। पारुल से छोटी प्रगति थी और वह अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा सुंदर थी। प्रगति अक्सर अपनी बहन पारुल के ससुराल में रहती और दिलीप के साथ समय बिताती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी के लिए उतावले हो गए। इसी बीच घर वालों ने दिलीप की शादी कहीं और तय कर दी। जब दिलीप को पता चला तो उसने साफ मना कर दिया। उसने परिवार को भी बता दिया कि वह प्रगति से ही शादी करेगा और अगर कहीं और शादी हुई तो वह खुदकुशी कर लेगा। इस धमकी से परिवार वाले डर गए। फिर सुमेर सिंह यादव ने प्रगति और उसके पिता हरिगोविंद सिंह और भाई आलोक से बात की। दोनों परिवारों की सहमति के बाद दिलीप का रिश्ता प्रगति के साथ तय हो गया। हालांकि पारुल इस शादी के लिए खुश नहीं थी। 5 मार्च 2025 को दिबियापुर के राधा कृष्ण मैरिज हॉल में प्रगति की शादी से हुई। प्रगति दुल्हन बनकर ससुराल नगला दीपा आ गई। मुंह दिखाई की रस्म में प्रगति को सोने चांदी के गिफ्ट्स के अलावा लगभग 70,000 रुपए नकद भी मिले। शादी के बाद 5 दिन वह ससुराल में रही और फिर अपने मायके आ गई। प्रगति ससुराल से लौटकर बेहद खुश थी। वो अपने पति दिलीप से रस भरी मीठी मीठी बातें करने लगी। कभी कॉल करती, कभी वीडियो कॉल के जरिए बात करती। दिलीप भी अपनी नई नवेली पत्नी की बातों में खूब इंटरेस्ट लेता। 19 मार्च 2025 की सुबह लगभग 10 बजे प्रगति ने दिलीप को फोन किया। दिलीप उस समय कन्नौज के उमरदा कस्बे में पुल बनाने के काम पर था। काम उसी दिन खत्म हो गया था और थोड़ी देर बाद वह घर लौटने वाला था। लगभग 1:30 बजे दिलीप दिबियापुर की ओर रवाना हुआ। पटना नहर पुल के पास वह एक ढाबे पर रुका और खाना खाया। खाना खाने के दौरान उसने अपने बड़े भाई को फोन कर बताया कि वह घर लौट रहा है और थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। जब 2 घंटे तक दिलीप घर नहीं पहुंचा तो उसके बड़े भाई संदीप ने उसे फोन लगाया। कॉल इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने रिसीव की और संदीप को बताया कि यह मोबाइल जिस युवक का है वह बहुत गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना में भर्ती है। यह सुनते ही संदीप घबरा गया और उसने एसएचओ को बताया कि घायल युवक उसका भाई दिलीप है। वह तुरंत बिधूना अस्पताल के लिए निकल पड़ा और अपने भाइयों, मम्मी पापा और दिलीप की ससुराल को भी इसकी जानकारी दी। साथ ही वह अपने भाई अक्षय के साथ अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में उसने भाई दिलीप की हालत देखी और डॉक्टरों से बात की। गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों ने दिलीप को मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया। सैफई मेडिकल कॉलेज में जब दिलीप का इलाज शुरू हुआ और उसका मस्तिष्क का सीटी स्कैन किया गया तो पता चला कि कनपटी में गोली फंसी है। अब तक दिलीप का पूरा परिवार मेडिकल कॉलेज पहुंच चुका था। उसकी पत्नी प्रगति भी अपने भाई आलोक के साथ वहां मौजूद थी। पति की गंभीर हालत देखकर प्रगति बहुत डर गई। भाई आलोक ने किसी तरह उसे संभाला। इस बीच दिलीप को गोली लगने की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंची। पुलिस अधिकारियों को यह भी पता चला कि दिलीप एक करोड़पति व्यापारी का बेटा है और उसकी हाल ही में शादी हुई थी। अब सवाल यह था कि दिलीप की जान लेने की कोशिश किसने की थी। इसका सही जवाब उसके परिवार के पास भी नहीं था। दूसरे दिन सैफई मेडिकल कॉलेज में दिलीप की हालत बिगड़ गई। फिर आगरा और आखिर में औरैया के चिचौली मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। लेकिन 21 मार्च की सुबह दिलीप ने अंतिम सांस ली। मौत के बाद दिलीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि दिलीप के शरीर पर 9 गंभीर चोटों के निशान थे जो किसी धारदार हथियार से लगे थे। सिर के पीछे 15 बोर की गोली मिली। पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने दिलीप का शव पैतृक गांव नगला दीपा ले गया। गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया। बेटे की लाश देखकर पिता सुमेर सिंह और माता सुमन देवी बिलख उठे। घर के अन्य लोगों की भी आंखों से आंसू बहने लगे। मृतक की पत्नी प्रगति भी ससुराल में थी। उसने पति के शव पर इतने आंसू बहाए कि देखने वालों का कलेजा कांप उठा।
किसी तरह उसकी बहन पारुल ने उसे संभाला। फिर शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सहार थाने के एसएचओ पंकज मिश्रा ने दिलीप पर जानलेवा हमला होने की रिपोर्ट दर्ज की। जब दिलीप की मौत हुई तो यह रिपोर्ट हत्या में बदल दी गई। यह मामला एक बड़े कारोबारी के बेटे का था, इसलिए औरैया के एसपी अभिजीत आर शंकर ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने एएसपी आलोक मिश्रा और डीएसपी भरत पासवान की निगरानी में एक पुलिस टीम बनाई। इस टीम में इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा, स्वाट टीम प्रभारी राजीव कुमार, तेज तर्रार पुलिसकर्मी और सर्विलांस टीम शामिल थे। पुलिस टीम ने तेजी से काम शुरू किया। सबसे पहले घटना स्थल का निरीक्षण किया, फिर ढाबे के मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने ढाबे से पलिया गांव तक का रास्ता, जहां दिलीप गेहूं के खेत में घायल मिला था, बारीकी से देखा। लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तक सड़क और नहर पटरी पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की। जांच में पटना नहर पुल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक सफेद बाइक पर 4 लोग पलिया गांव की ओर जाते दिखे। वापसी में केवल 3 लोग ही दिखे। इस फुटेज में एक व्यक्ति का चेहरा साफ था। पुलिस ने यह फुटेज अन्य थानों के साथ साझा किया। अछलदा थाने की पुलिस से महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि बाइक चलाने वाला युवक कुख्यात अपराधी रामजी नागर उर्फ चौधरी है। वह अछलदा थाने के रामनगर गांव का रहने वाला है और उसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। वह अभी हाल ही में गैंगस्टर एक्ट में जमानत पर जेल से बाहर आया था। पुलिस टीम समझ गई कि दिलीप की हत्या में गैंगस्टर रामजी नागर का हाथ जरूर है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके गांव रामनगर में छापा मारा, लेकिन वह वहां नहीं मिला। इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा और स्वाट टीम प्रभारी राजीव कुमार ने तब रामजी नागर की टोह में अपने खास मुखबिरों को लगा दिया और खुद भी लगातार छापेमारी करते रहे। 24 मार्च 2025 को दोपहर लगभग 12 बजे इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा को एक खास मुखबिर ने थाने आकर खबर दी कि गैंगस्टर रामजी नागर हरपुरा मोड़ पर मौजूद है। वह किसी युवक से पैसे के लेन देन को लेकर बहस कर रहा है। पुलिस को तुरंत दबिश देने का मौका था। एसएचओ पंकज मिश्रा पुलिस टीम के साथ हरपुरा मोड़ पहुंचे। पुलिस को देखकर 2 युवक तेजी से भागे, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ लिया और थाने लाया। थाने में पूछताछ में एक ने अपना नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी बताया, पिता महेश नागर और निवासी रामनगर। दूसरे युवक ने अपना नाम अनुराग उर्फ मनोज यादव बताया, पिता राम मनोहर यादव, निवासी सियापुर हजियापुर थाना फफूंद, जिला औरैया। इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने जब रामजी नागर की तलाशी ली तो उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जीवित कारतूस, एक मोबाइल फोन, एक चाकू और 2000 रुपए नकद बरामद हुए। अनुराग उर्फ मनोज की तलाशी में भी 315 बोर का एक तमंचा, 2 जीवित कारतूस, एक मोबाइल फोन और 1000 रुपए नकद मिले। पुलिस ने बरामद सामान सुरक्षित कर लिया। रामजी नागर ने हरपुरा मोड़ से वही बाइक भी बरामद करा दी जिसका इस्तेमाल वह दिलीप की हत्या में कर रहा था। पुलिस टीम ने हाइड्रा चालक दिलीप यादव की हत्या के बारे में रामजी नागर से पूछताछ की, लेकिन वह पहले साफ इनकार करता रहा। इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने समझ लिया कि रामजी नागर आसानी से सच नहीं बताएगा, इसलिए उस पर सख्ती की। कुछ ही देर बाद रामजी नागर टूट गया और उसने दिलीप की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि दिलीप की हत्या की सुपारी उसकी नई पत्नी प्रगति यादव और उसके आशिक अनुराग उर्फ मनोज ने अपने मौसेरे भाई दुर्लभ के माध्यम से दी थी। सौदा 2 लाख रुपए में तय हुआ था, जिसमें से 1 लाख रुपए एडवांस मिले थे। बाकी पैसे लेने के लिए रामजी ने आज अनुराग को बुलाया था। तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान रामजी नागर की चीखें अनुराग के कानों तक पहुंच रही थी, जिससे वह घबरा गया। पुलिस टीम ने अनुराग से पूछताछ की और वह भी टूट गया। दुल्हन प्रगति यादव ने ही सुपारी देकर दिलीप की हत्या करवाई थी। वह नई दुल्हन थी, इसलिए पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिए पहले उसके मायके सियापुर हजियापुर गई, लेकिन वह वहां नहीं मिली। उसके भाई आलोक ने बताया कि प्रगति अपनी ससुराल नगला दीपा गांव में है। पुलिस टीम नगला दीपा गांव पहुंची और प्रगति यादव को गिरफ्तार कर लिया। ससुराल वालों ने पहले इसका विरोध किया, लेकिन एसएचओ पंकज मिश्रा ने उन्हें बताया कि प्रगति ने ही अपने पति दिलीप की हत्या करवाई। यह सुनकर परिजन सन्न रह गए। प्रगति को थाना सहार लाया गया, जहां उसका सामना उसके प्रेमी अनुराग और सुपारी किलर रामजी नागर से हुआ। उसने तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने दिलीप की हत्या का खुलासा कर हत्या आरोपियों को पकड़ने की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। इसके बाद एसपी अभिजीत आर शंकर और एसपी आलोक मिश्रा ने औरैया पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करके मामला जनता के सामने रखा। हत्या आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए पुलिस ने मृतक के बड़े भाई संदीप यादव को वादी बनाकर रामजी नागर
अनुराग उर्फ मनोज यादव और प्रगति यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और सभी को विधि सम्मत गिरफ्तार किया। रामजी नागर और अनुराग के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए, इसलिए पुलिस ने उनके खिलाफ 325 की धारा के तहत भी रिपोर्ट दर्ज की। जांच आरोपियों के बयान और अन्य सूत्रों से यह सामने आया कि एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिताने के लिए शादी के सिर्फ 14 दिन बाद ही अपने पति को सुपारी देकर मारवा दिया। प्रगति के घर से लगभग 100 कदम की दूरी पर अनुराग उर्फ मनोज रहता था। उसके पिता राम मनोहर यादव प्राइवेट नौकरी करते थे और थोड़ी खेती भी करते थे। अनुराग 25 साल का आकर्षक युवक था। उसने बीएससी किया था और नौकरी के लिए कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसके बाद वह ट्रैक्टर चलाने लगा। अनुराग ठाट बाट से रहता था और गांव में बाइक पर घूमता था। पड़ोसी होने की वजह से प्रगति और अनुराग अक्सर एक दूसरे को देखते रहते थे। उनकी नजरें अक्सर मिल जाती थी, लेकिन घर वालों के डर की वजह से वे एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते थे। यह कहानी कोरोना काल की है। असल में हरिगोविंद सिंह और राम मनोहर के बीच 5 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी भी थी। उनके बीच आम बातचीत और हुक्का पानी भी बंद हो गया था। लेकिन प्रगति और अनुराग धीरे धीरे एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगे। जब अनुराग महंगी गाड़ियों से गांव आता तो प्रगति उसको देखकर खुश होती। मार्च 2021 की बात है। एक बार प्रगति गाय भैंस को चारा देने गई थी। वहां मौके का फायदा उठाकर अनुराग भी पहुंचा और अपनी नंबर वाली एक चिट प्रगति को दे दी। उसने प्रगति से कहा कि उसे फोन करे। प्रगति के पास खुद का फोन नहीं था, इसलिए रात को जब सब सो गए उसने अपने पिता के नंबर से अनुराग को कॉल किया। इसके बाद दोनों की काफी लंबी बात हुई। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे प्रगति और अनुराग की लव स्टोरी शुरू हो गई, लेकिन दोनों अभी इस बात को गांव वालों तक नहीं पहुंचाना चाहते थे। दोनों मिलने की भी इच्छा रखते थे। प्रगति की एक मौसी है जिनका घर औरैया शहर के पास है। प्रगति अक्सर अपनी माँ के साथ मौसी के घर जाती रहती थी। उसने अनुराग को वहाँ का पता दे दिया। जब भी वह मौसी के घर जाती तो अनुराग को भी वहीं बुला लेती। प्रगति साईं मंदिर जाने के बहाने मौसी के घर से निकलती और पास ही बने एक होटल में दोनों की मुलाकात होती थी। दोनों अक्सर वहीं मिलते थे। यही वही होटल था जहां प्रगति शादी के बाद भी अनुराग से मिली। काफी समय तक ये सब चलता रहा। प्रगति और अनुराग साथ रहना चाहते थे और ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते थे। अनुराग उसे बड़े बड़े सपने दिखाता और प्रगति उन पर विश्वास कर लेती। इस बीच प्रगति की बहन पारुल की शादी हो गई। प्रगति अक्सर अपनी बहन की ससुराल जाती रहती थी और वहाँ की अच्छी खासी जिंदगी देखकर प्रभावित हो गई। उसको मन था कि उसका प्रेमी अनुराग भी ऐसा ही अमीर होता तो वह उससे शादी कर खुशहाल जिंदगी जीती। इसी सोच में एक दिन प्रगति ने एक खतरनाक प्लान बनाया और अनुराग को भी इसके बारे में बता दिया। प्रगति का प्लान था कि वह अपनी दीदी पारुल के देवर दिलीप को अपने प्यार के जाल में फंसाए। शादी के बाद वह उसे मरवा देगी ताकि प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा मिल सके। इसके बाद वह अपने प्रेमी से शादी करेगी और आराम से जिंदगी बिताएगी। अनुराग को पहले प्रगति का प्लान सुनकर हैरानी हुई, लेकिन बाद में उसने भी इसमें फायदा देख प्रगति का साथ देने को हाँ कर दिया। इस प्लान के बाद प्रगति का पारुल की ससुराल जाना बढ़ गया। वह दिलीप पर नजरें रखने लगी। 21 साल का दिलीप भी प्रगति की तरफ आकर्षित होने लगा। दिलीप हाइड्रा चलाता था और दिव्यापुर में रहता था। प्रगति किसी न किसी बहाने दिव्यापुर जाती रही। प्रगति और दिलीप साथ घूमने लगे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ समय बाद ऐसा भी आया कि दोनों अपने अपने प्यार को शादी तक ले जाने के लिए तैयार हो गए। सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार नई दुल्हन ससुराल में होली नहीं देखती, इसलिए उसका भाई आलोक आया और 10 मार्च को प्रगति की चौथी रस्म पूरी कर उसे मायके ले आया। मायके आने के अगले दिन ही प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग उर्फ मनोज को होटल बुलाकर बात की और फिर पति की हत्या के लिए 2 लाख रुपए में सुपारी किलर रामजी नागर को दे दी। 19 मार्च की सुबह 10 बजे प्रगति ने दिलीप से फोन पर बात की। इस पूरी बातचीत की जानकारी उसने सुपारी किलर रामजी नागर को दे दी। रामजी नागर अपने 2 साथियों शिवम और दुर्लभ के साथ बाइक लेकर बेला चौराहे पर पहुंच गया। दोपहर करीब 1:30 बजे दिलीप बेला चौराहा पार कर दिव्यापुर की तरफ जा रहा था। तभी रामजी और उसके 2 साथी उसका पीछा करने लगे। पटना नहर पुल के पास दिलीप ने खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुक गया। पीछे से रामजी नागर भी वहां पहुंच गया। खाना खाने के दौरान दिलीप ने अपने बड़े भाई संदीप को फोन किया और बताया कि वह हाइड्रा लेकर वापस आ रहा है और करीब 1 घंटे में घर पहुंच जाएगा। खाना खाने के बाद वह ढाबे के बाहर निकला और रामजी नागर उसके पास आया। काम का बहाना देकर उससे बात की। दिलीप ने सोचा कि काम छोटा है और 2000 भी मिल जाएंगे। लालच में आकर वह उनके साथ जगह देखने के लिए राजी हो गया। रामजी नागर व उसके साथी शिवम और दुर्लभ दिलीप को बाइक पर बीच में बिठाकर चल पड़े।
लगभग 7 किलोमीटर चलने के बाद वे पलिया गांव के पास नहर पटरी पर रुके। वहां तीनों ने दिलीप को पकड़ लिया और गेहूं के खेत में घसीट लिया। उसे मारपीट और धारदार हथियार से हमला किया गया, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। फिर उनमें से एक ने कमर से तमंचा निकाल लिया और दिलीप की कनपटी के पास फायर कर दिया। उसके बाद तीनों बाइक से फरार हो गए। शाम लगभग 4 बजे पलिया गांव के कुछ लोग नहर किनारे गेहूं के खेत में एक युवक को गंभीर हालत में देखा। उन्होंने तुरंत 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी थाना सहार को दी। सूचना पाते ही थाना सहार के SHO पंकज मिश्रा अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। उस समय युवक की सांसें चल रही थी। जान बचाने के लिए उसे बेधूना ले जाया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर पूछताछ की। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया और सभी को जेल भेज दिया गया। अब यह केस अदालत में चल रहा है और आगे की सुनवाई जारी है। प्रगति की हरकत से उसका भाई आलोक बहुत गुस्से में है। उसने कहा कि प्रगति ने जो पाप किया है उसकी सजा फांसी होनी चाहिए। अब वह जेल में रहे या अदालत में, उसका कोई परिवार वाला उससे मिलने नहीं जाएगा और न ही किसी तरह की पैरवी की जाएगी। अगर पुलिस उसे एनकाउंटर कर दे तो आलोक उसके शव पर हाथ भी नहीं लगाएगा। दिलीप के माता पिता और भाई बहन भी प्रगति को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। प्रगति जेल में ज्यादातर रोती रहती है। वह बार बार अपने मम्मी पापा से मिलने की मांग करती है और अपने प्रेमी अनुराग को बुलाने की कोशिश करती रहती है। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है, हालांकि थोड़ी बहुत चीजें समझाने पर खा लेती है। अनुराग और शूटर प्रगति से करीब 20 मीटर की दूरी पर अलग बैरक में रखे गए हैं। जेल के नियम के अनुसार केवल परिवार के सीधे रिश्तेदार ही कैदी से मिल सकते हैं, इसलिए अनुराग को प्रगति से मिलवाना संभव नहीं है। अनुराग भी घबराया हुआ है, लेकिन वह समय पर खाना पीना लेता है और किसी से कोई डिमांड नहीं करता। प्रगति और अनुराग के बीच रिलेशनशिप था। यह बात दोनों के परिवार को भी पता थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन अनुराग की वजह से घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। इसके बावजूद दोनों परिवार ने दिलीप को फंसा दिया। उसके साथ बहुत गलत हुआ और वह मासूम बनकर इस मामले में फंस गया। प्यार और लालच के कारण प्रगति ने अपने पति की हत्या करवाई, जो सबसे बड़ा गलत काम है। प्रेम में धोखा और पैसे के लालच ने जीवन को बर्बाद कर दिया। परिवार और रिश्तेदारों ने चेतावनी के बावजूद मासूम को फंसाया। अपराध करने से न केवल निर्दोष की जान गई, बल्कि अपराधी भी जेल में फंस गए और उनका भविष्य बर्बाद हुआ। प्यार में हद से ज्यादा धोखा, लालच या गलत योजना बनाना जीवन के लिए घातक हो सकता है। कानून और सच्चाई से कभी नहीं भाग सकते। अपराध का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।